नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं हमारा एक खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। आज सबसे पहले सुनेंगे यूपी में बज रहे निकाय के नगाड़े का शोर, फिर समझेंगे द केरला स्टोरी की सियासी थ्योरी, उसके बाद उस हादसे की जिसने खरगोन में 22 जानें ले ली। फिर चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड, जहां सीएम धामी का एक और धाकड़ फैसला छात्र छात्राओं में खुशी की लहर बनकर दौड़ रहा है। और आखिर में बात होगी छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी की। तो चलिए करते हैं शुरुआत 5 शहर 5 खबर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार थम गया। इस दौरान बीजेपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज नेता प्रचार में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव को परिवार का पूरा साथ मिल रहा है। इसी बीच बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीएसपी चीफ ने कहा कि बढ़ती महंगाई गरीबी, बेरोजगारी और विचलित करती है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश का विकास रोक दिया है। गौरतलब है कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में अंतर्गत 4 मई को वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में के तहत 11 मई को वोटिंग होगी। मंगलवार को राज्य में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इसके बाद 13 मई को वोटों की गिनती होगी। इस खबर पर हमारे साथ प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव प्रचार थम गया है, हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और सेकंड फेज के इलेक्शन को लेकर बिल्कुल हर पार्टी ने पूरा दम दिखाया। किस प्रकार का माहौल बन रहा है और कहां-कहां आज प्रचार हुआ? देखिए, प्रचार की बात करें तो दूसरे चरण में चूंकि 38 जिलों में मतदान होना है 9 मंडल के, उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तैयारी करी। सबसे ज़्यादा जो तैयारी और सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करी गई है। मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और उनके सभी मंत्री, और संगठन की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारियों ने मैदान में जमीन पर उतरकर, धरातल पर उतर के एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के कवायद जो है वो करते हुए नजर आए हैं। सबसे अधिक मेहनत बीजेपी ने करी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बसपा की तरफ से शीर्ष नेतृत्व ने कोई भी मेहनत कहीं पर भी फील्ड पर नजर नहीं आई। ना मायावती ने एक भी जाके कहीं पे रैली या जनसभाओं को संबोधित किया। अखिलेश यादव की बात करें तो आज जरूर उन्होंने 2 जनसभाओं को जरूर संबोधित किया, लेकिन जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार किया है और जनसमर्थन को जुटाने का मेहनत करी है, वो मेहनत किसी और दल से दिखाई दी है, ना किसी राजनेता की ओर से दिखाई दी गई है। प्रत्याशियों ने अपने दम पर जो है मैदान में जरूर प्रयास किए हैं। सभी राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जरूर जो है वो मेहनत करी है, लोगों के बीच में गए हैं। 11 तारीख को यानी कि परसों मतदान होना है। आज प्रचार प्रसार भी अब थम चुका है दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर भी। इससे पहले 4 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ था, जिसमें 9 मंडल के 37 जिलों में मतदान की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई थी। दूसरे चरण को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। 7 नगर निगम है जहां पर ये मतदान होना है इस दूसरे चरण में। इसके अलावा पूरी कह सकते हैं कि एड़ी चोटी का जोर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी ने चूंकि इतनी मेहनत करी है, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी जनता के बीच में गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। और उनका कहना है कि 13 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो ट्रिपल इंजन की सरकार लेकर आएंगे। और जिस तरीके से प्रदेश में कमल खिला था विधानसभा के चुनाव में, ठीक उसी तरीके से निकाय चुनाव में भी कमल खिलेगा। और इस बात का उनको भरोसा है और पूरी तरह से कह सकते हैं आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी, उसके कार्यकर्ता जो है वो नजर आए हैं। फिलहाल अब देखना होगा 11 तारीख को जब मतदान होगा तो उस दिन क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आती हैं और क्या कुछ अनुमान जो है वो लगाए जाते हैं। बाकी असल जो तस्वीर है वो 13 तारीख को ही साफ होगी। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। 2 सीटें जो थी वो हारी थी, मेरठ और अलीगढ़ की। इस बार 17 नगर निगम है, शाहजहांपुर नया नगर निगम बना है, उसमें भी अब इस दूसरे चरण में मतदान होना है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी चाहेगी कि पूरी तरीके से इसमें नतीजे जो हैं वो उसके पक्ष में आए, ताकि साफ तौर पर उनका फायदा उसको आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिल सके। हालांकि विपक्ष की भी तरफ से जो है एक तरफ द केरल स्टोरी देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शक उमड़ रहे हैं, तो वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन कर दिया गया है और तमिलनाडु में इसे सिनेमा एसोसिएशन ने दिखाने से इनकार कर दिया है। तो इस बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। साथ ही इसे उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री करने की तैयारी की जा रही है। इस फिल्म से जुड़ा विवाद अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है।
तो बिल्कुल बता दें, द केरला स्टोरी पर कहीं बैन हो रहा है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। लगातार विवादों में फिल्म आ रही है। इसके प्रोड्यूसर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री और उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री मूवी हो सकती है। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस प्रकार से देखा जाए ये फिल्म हमेशा विवादों में दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश में इसको बंद कर दिया है। तमिलनाडु में कहा जाए तो जो सिनेमा एसोसिएशन है उसने भी इसको ना चलाने की बात कही है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की तो वहां पर टैक्स फ्री कर दी गई है। उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री होने की बात कही जा रही है। क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? प्रोड्यूसर इसके सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, क्या अहम जानकारियां इस मूवी को लेकर? देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से द केरल स्टोरी को लेकर जो है पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है, इसको चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। जो प्रोड्यूसर हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख कर रहे हैं। प्रोड्यूसर ने कहा है कि आखिरकार जो यदि बैन की जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इसको जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं MP के अंदर भी जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री करने को लेकर इसके जो है चर्चाएँ चल रही हैं कि आखिरकार द केरल मूवी देखने के लिए जहाँ लोगों में जो है काफ़ी उत्साह का माहौल है। लेकिन बताएं कि आपको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर टैक्स फ्री किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहा है कि यदि मॉलों के अंदर जो मूवी देखने के लिए लोगों में क्रेज है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने द केरल मूवी को जो है बैन करने की इजाज़त दे दी है कि केरल मूवी को चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोड्यूसर हैं उनने कहा है कि अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इसकी इजाज़त ली जाएगी जिस तरीके से द केरल मूवी को पश्चिम बंगाल में बैन किया गया है। बिल्कुल ये देखा जा रहा है। और मैंने जानकारी ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हो सकती है जिस प्रकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया तो उसके बाद MP में मध्य प्रदेश के अंदर जो है टैक्स फ्री को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। वहीं उत्तराखंड के अंदर भी जो है टैक्स फ्री को लेकर चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि द केरल मूवी को देखने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है। लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर इसको सिर्फ बैन किया गया। पश्चिम बंगाल के अंदर जो है जो प्रोड्यूसर हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में लगे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उन्होंने बयान दिया कि आखिरकार मेरे ऊपर से परे है। इस तरीके से जो मूवी को बैन करने की बातों को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि इस मूवी को बैन किया जाए कि आखिरकार इस मूवी में ऐसा क्या है जिस तरीके से जो है पश्चिम बंगाल के अंदर इसे बैन किया गया है। हिंदुत्व के लेकर जो मूवी है इसे बनाया गया है तो उस पर साफ तौर पे जो है पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने बैन किया है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आखिरकार इस तरीके से जो मूवी आ रही है आखिरकार जो मॉलों के अंदर जो रोक लगाने की प्रतिक्रिया करेगा उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मॉलों के अंदर जो मॉल के अंदर मूवी यदि नहीं देखने दिया जाता तो उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है शिकंजा कसने की बात कही जा रही है। लेकिन उसके बाद ही जिस तरीके से इसमें काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्रेज देखने को मिल रहा है द केरल मूवी को लेते हुए, तो पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ इसे बैन किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर भी इस टैक्स को जो है टैक्स को लेकर चर्चाएं चल रही है। इस पर जो बैठक है वो कराई जा रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर भी टैक्स फ्री को लेकर जो है चर्चाएं चल रही है कि आखिरकार इस मूवी में क्रेज लोगों को काफ़ी देखने को मिल रहा है। जी नितिन, बिल्कुल ये देखा जा रहा है कि बहुत से प्रदेश में, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ टैक्स फ्री कर दी गई है और उत्तराखंड में इसकी बात चल रही है। आपत्ति किस बात की है इस मूवी को लेकर, द केरला स्टोरी को लेकर? किस बात की आपत्ति है ममता बनर्जी को? किस बात की आपत्ति है तमिलनाडु में? किस बात की आपत्ति विपक्ष इस पर दर्शा रहा है? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक बस पुल से नदी में गिर गई। इस हादसे में खबर मिलने तक कुल 22 यात्रियों की मौत की जानकारी सामने आई है, तो वहीं 25 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। यह हादसा जिले के उन थाने के दसंगा के पास डोगर गांव पुल पर हुआ है। यात्रियों से भरी बस करीब 20 फीट नीचे गिर गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। खबर के मुताबिक आपको बता दें, शारदा ट्रेवल्स की बस खरगोन से इंदौर जा रही थी। यह हादसा खरगोन टीकरी मार्ग पर हुआ है। बस नदी पर बने पुल से गुजर रही थी कि तभी बस एकाएक नीचे गिर गई। इसके बाद बहुत जोर की आवाज आई, जिसे सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। बस गिरने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे। फिलहाल हादसे की
मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हमारे साथ शलन पराशर हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं भोपाल से। शलन, जिस प्रकार से देखा जाए ये हादसा बहुत बड़ा हुआ और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से किस प्रकार से राहत बचाव कार्य जारी है और जो घायल हुए हैं उनका कहां इलाज हो रहा है और अभी प्रेजेंट टाइम में फिलहाल कंडीशन किस प्रकार की है? बिल्कुल से मैं बताना चाहूंगा कि सीएम कैबिनेट की बैठक के बाद जो घायल और पीड़ित हैं उनके लिए 50,000 घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की, तो वहीं दूसरी ओर 4 लाख मृतकों के लिए की। अभी संख्या जो आंकड़ा है वो 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी अभी घायल है और 35 से ज्यादा इस बस में सवार थे लोग। अगर हम दूसरी ओर पहलों की हम बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में बसों के हादसे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी इस बीच इसके पहले 2 महीने पहले सीधी और धार में भी बस हादसा हुआ जिसमें 53 लोगों की मौत हो चुकी थी। और अभी अगर तत्काल की हम बात करें तो लगातार छुटपुट घटनाएं कई जिलों से भी सामने आई, जहां विदिशा और ग्वालियर में बस हादसा हुआ था, लेकिन ज्यादा कुछ हताहत नहीं हुआ और बड़ी घटना ये खरगोन की आज सामने आई। बिल्कुल बड़ी घटना निकलकर सामने आई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रशासनिक जानकारी जिस प्रकार से आ रही है, बताया जा रहा है कि इस पर जांच पड़ताल बैठाई गई है और जिस किसी की लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि जो पुल था उससे पहले ना कोई स्पीड ब्रेकर था और जो आसपास की ग्रिलिंग्स थी बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुकी थी, कोई उसका मेंटेनेंस नहीं होता था। तो प्रशासनिक लापरवाही इसमें निकल कर आ रही है। खुद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल से बात से नकारा नहीं जा सकता, लगातार प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है और जब भी ऐसे कुछ बड़े हादसे मध्य प्रदेश में होते हैं तो तत्काल आरटीओ को निलंबित के साथ साथ जो जिम्मेदार लोग होते हैं, फिटनेस के जिम्मेदार होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके पल्ला तो झाड़ लिया जाता है। लेकिन बड़े सवाल यह है कि लगातार बस हादसा मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा हो, परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है और लगातार जिस तरह सवाल भी मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की और एक आउटसोर्स कर्मचारियों के दम पर पूरे मध्य प्रदेश में ये पूरी लचर व्यवस्था देखी जाती है, तो सवाल के निशान पे खड़े भी होते हैं। और अगर इसमें बड़ी और बारीक जांच की हम बात करें तो स्थानीय जांच में स्थानीय अधिकारी एसडीएम ने यहाँ पर जांच की है कि बस के ड्राइवर की झपकी लग गई थी। लंबा सफर था, खरगोन से इंदौर बस जा रही थी और इस दौरान बस के ड्राइवर की झपकी लगना या उनके ऊपर जांच और जिसके बाद रेलिंग के बाद गिरना। अभी भी अगर वर्तमान से हम बात करें तो अभी ड्राइवर का कोई भी अता पता नहीं है और अभी कुछ भी उसकी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। प्रशासन हालांकि जांच में जुटा हुआ है, सर्च अभियान की तरह ढूंढ भी रहा है, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। अभी फिलहाल तो जो स्थानीय लोग हैं और प्रशासनिक अमला है, स्वास्थ्यकर्मी है, वो स्थानीय चिकित्सालय के माध्यम से जो पीड़ित लोग हैं, घायल लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल। और शरण, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप बता रहे राहत बचाव कार्य क्या पूरा हो चुका है कि अभी भी चल रहा है? देखिए, राहत विकास कार्य तो अभी जारी है। जिस तरह से जेसीबी के माध्यम से 50 फीट नीचे पुल से बोगदा जो पुल है, तो यहाँ से 50 फीट नीचे ये बस गिरी है, तो उसको निकालने की कोशिश की जाए और राहत व्यवस्था भी जारी है। स्थानीय लोगों का मशक्कत भी की जा रही है और चूंकि मामला सुबह का था, अभी तक काफी हद तक शवों को निकाल लिया जाएगा, मृतकों के लिए और घायलों के लिए भी निकाल लिया गया, लेकिन जांच पड़ताल भी अभी प्रशासनिक तौर पर जारी है। स्थानीय कलेक्टर और एसडीएम, अमला, सुरक्षा एसपी मौके पर मौजूद हैं और लगातार जांच। शुक्रिया शलन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि धामी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर हर शख्स कह रहा है कि शानदार धामी जी। दरअसल मसला है कि ऐसा क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हजारों छात्र छात्राओं को स्थायी निवास, जाति और बाकी जरूरी प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब यह स्कूल में ही उपलब्ध हो जाएगा। यानी अब प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को उनके अभिभावक को उन प्रमाण पत्रों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, जिले में डीएम और तहसील में एसडीएम की अध्यक्षता में समितियों का गठन होगा। ये समितियां बाकायदा एक टाइम फ्रेम में प्रमाण पत्र देने की दिशा में काम करेंगी और इस प्रक्रिया को 2 महीने के अंदर में प्रमाण पत्र छात्रों को उपलब्ध हो जाएंगे। यानी उत्तराखंड के सैकड़ों छात्रों को धामी सरकार की यह बड़ी सौगात है। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अभय कैतुरा देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, जिस प्रकार से देखा जाए
धामी सरकार की इस पहल का सब लोग स्वागत कर रहे हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि बच्चों का कोई टेंशन नहीं होगी, उनको प्रमाण पत्र स्कूल से ही मिल जाएंगे। और क्या अहम जानकारी है और किस प्रकार से इस पेरेंट्स इस बात को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है, जिसमें प्रो पोर्टर अपनी चीजों पे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नियम में बड़ा बदलाव यहाँ पर किया, जो आने वाले समय में उत्तराखंड के छात्रों के लिए बड़ी पहल कही जा सकती है, क्योंकि लगातार बच्चों को अपने प्रमाण पत्रों के लिए जो आवश्यक प्रमाण पत्र होते हैं उसको पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर यहाँ पर लगाने पड़ते थे। लंबा समय उन्हें इंतजार उसके लिए करना पड़ता था, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्णय लिया उस निर्णय पर शासनादेश जारी हो चुका है और अब 11वीं और 12वीं के जो छात्र होंगे उन छात्रों को स्कूलों में ही प्रधानाचार्य के माध्यम से उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाएंगे और उसके लिए जरूरी जो चीजें हैं उसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन यहाँ पर कर लिया गया। तहसील स्तर पर तहसीलदार की अध्यक्षता में इन कमेटियों का गठन हुआ और 2 माह के भीतर यानी जिन छात्रों की तरफ से अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया गया उन छात्रों को 2 माह के भीतर स्कूल में ही उनको सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, मूल निवास हो या फिर दूसरे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन अप्लाई जिसके लिए करना पड़ता है वो सब यहाँ पर उपलब्ध हो पाएंगे। तो ये बेहतरीन पहल एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर की गई है, जिसका लाभ उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के साथ साथ जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले छात्र उनको भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। और ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की इस पहल की अब हर तरफ सराहना भी होने लगी है, क्योंकि सभी लोग अब ये मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि जो काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वो उससे पहले कोई भी सरकार इस दिशा में नहीं सोच पाई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से इसके लिए एक ऐसा निर्णय यहाँ पर लिया गया जो आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए बड़ी मील का पत्थर इसे कहा जा सकता है। जी अवय, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्र के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, एसडीएम डीएम ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इस स्कूल में ही प्रमाण पत्र बच्चों को मिल जाया करेगा छात्रों को। इस पर अभिभावकों का क्या कहना है और स्कूलों का क्या कहना है? स्कूलों की तरफ से इस पूरी पहल के लिए भी अपनी एक तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। ये कह सकते हैं कि जिसकी तरफ से सभी जो जिलाधिकारी थे उनको ये आदेश यहाँ पर निर्गत कर दिए गए। इस आदेश के तहत ये कहा जा सकता है कि सभी स्कूलों के कमेटियों का गठन यहाँ पर होगा, यानी अगर स्कूल तहसील के भीतर आते हैं तो तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन होगा और प्रधानाचार्य के माध्यम से वो सभी जरूरी जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं वो उपलब्ध कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की इस पहल का जो सबसे बड़ा लाभ वो उत्तराखंड के उन नौनिहालों को यहाँ पर होगा जिनको जरूरी दस्तावेज बच्चों की परीक्षार्थी होते हैं, जिनको बच्चों की परीक्षाएं लेनी होती है, उनके लिए यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। उनके परिजनों को अब किसी भी शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कोयला घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। आईएएस अफसर और कांग्रेस के विधायकों की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें ईडी ने लग्जरी कार, आभूषण और 51 करोड़ रुपए की नकदी को कुर्क किया है। ईडी की तरफ से बताया गया है कि इसमें 90 अचल संपत्ति भी शामिल है। ईडी ने आईएएस रानू साहू, कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और बाकी लोगों पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने राज्य में कोयला लेवी वसूली घोटाले में पर बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पिछले साल 11 अक्टूबर को ईडी ने दस्तक दी थी। इस दौरान तत्कालीन रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के बंगले में ईडी ने दबिश दी थी। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेताओं और कोयला कारोबारी के यहां ईडी ने रेड किया था। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता छत्तीसगढ़ से मनोज शुक्ला। मनोज, जिस प्रकार से देखा जाए ईडी की बड़ी कार्रवाई और देखा जा रहा है कि आईएएस रानू साहू, कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, कोयला कारोबारी इन सभी पर बड़ी कार्रवाई की है और लगातार कार्रवाई चल भी रही है। क्या अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं? जी, आपको बता दें, ईडी ने आज एक ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि इन लोगों, तमाम लोगों की ये जो हवाला कारोबार से जुड़े लोग हैं, इनकी करीब विधायक हैं और आईएएस रानू साहू जी हैं, इन लोगों की 221 करोड़ 5 लाख रुपए के लगभग इनकी संपत्तियों को कुर्क किया, जिसमें आलीशान मकान है, आलीशान गाड़ियां हैं, आभूषण हैं,
इस तरह के तमाम ईडी ने बयान दिया हुआ है अपने ट्वीट के जरिए कि इतनी संपत्ति हम लोगों ने कुर्क किया है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की धमक जारी है। कई जगह ठिकानों पे छापा पड़ा। आज सुबह ही ईडी की छापेमारी हवाला कारोबार से जुड़े ट्रांसपोर्टर के यहाँ अभी छापेमारी कार्रवाई चल रही है, जिसपे ईडी का सूत्रों से हवाले से खबर ये आ रही है कि अरबों रुपए के खुलासे का ईडी खुलासा कर सकती है। इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। जी मनोज, कौन कौन लोगों के संलिप्त होने की जानकारी और ज्यादा निकल कर है? जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ईडी ने आईएएस रानू साहू, कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और बाकी लोगों पर बड़ी कार्रवाई की। आप बता रहे हैं कि जांच पड़ताल लगातार जारी है। 221 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने कुर्क कर ली है। और क्या अहम जानकारी, और इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? क्योंकि आने वाले टाइम में राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव है, तो इस प्रकार की कार्रवाई पर जनता पर बहुत असर पड़ेगा। जी जी जी, आपको बताते ये कि ईडी की आज से नहीं लगभग करीब 6 महीने से लगातार ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में किसी न किसी विभागों के खनन विभाग और आपके ये हवाला कारोबार से जुड़े और शराब व्यवसायियों के यहाँ तमाम काफी दिनों से ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके तहत आज हवाला कारोबारी बजाज की क्या और अरविंद सिंह ट्रांसपोर्टर हैं, उनके यहाँ भी लगातार छापेमारी कार्रवाई आज सुबह से अभी भी जारी है। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि अरबों रुपए के घोटाला, अरबों रुपए का यहाँ से हवाला के जरिए पैसा बाहर भेजने की तैयारी हो रही थी। इस पे ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही साथ आज ईडी ने ट्वीट कर ये भी बताया कि 221 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को हमने कुर्क भी किया है। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। जी, ये जो छापे मारे गए हैं मनोज, ये कहाँ मारे गए, किस इलाके में मारे गए हैं? जी, रायपुर में शैलेंद्र नगर एरिया पड़ता है, वहां पे छापेमारी कार्रवाई अभी भी जारी है। और साथ ही साथ दुर्ग भिलाई में भी छापेमारी कार्रवाई इसी के तहत हवाला कारोबार से जुड़े हुए पैसे को लेकर ईडी छापेमार कार्रवाई चल रही है अभी भी। जी, और क्षेत्र की जनता इस पर क्या कह रही है जब ये बात निकल कर आई है कि इस प्रकार से छापेमारी पर 221 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति मतलब ईडी को इनको मिली है और लगातार इस पर कार्रवाई जारी है? कांग्रेस का क्या कहना है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी इसमें शामिल हैं? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना साफ तौर पर कहना है। आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनाथ रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ ईडी की परेशान करने के लिए हमारे विधायकों को, यहाँ के उद्योगपतियों को सिर्फ परेशान किया जाता है। ईडी खुलासा नहीं कर रही है कि कितनी संपत्ति किसके यहाँ से मिली। उन्होंने नाम भी लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विनोद तिवारी और खनिज विभाग के अध्यक्ष हैं देवांगन जी, उनका नाम भी लिया कि इनके यहाँ से क्या संपत्ति मिली या क्या रुपए मिले वो ईडी स्पष्ट करे। ये बातें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आज बयान आया हुआ है। जी, और इस पर बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस को लेकर? बीजेपी का भी साफ तौर पर कहना है कि ईडी की कार्रवाई आज से नहीं काफी दिनों से चल रही है और कुछ लोगों को ईडी ने जेल में भी दाखिला भेजा हुआ है और साथ में कई लोगों के ऊपर अभी भी कार्रवाई जारी है। ईडी स्पष्ट करेगी कि किसके यहाँ से कितनी संपत्ति बरामद हुई। ये ईडी अभी जांच चल रही है, इसलिए ईडी ये खुलासा नहीं कर रही है। बातें सामने निकल कर आ रही है। जी, शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।